बाजी प्रभु ने तोपों की इशारत सुनकर महाराज विशालगढ़ पर पहुंचे यह समझ निश्चिंत होकर अपने प्राण स्वराज्य को अर्पण किए। महाराज सही सलामत जौहर के घेरे से निकलने में कामयाब हुए, यह खबर हवा का झोंका बन हर गढ़ पर पहुंची। वैसे आई साहेब को राजगढ़ पर भी यह सुखद समाचार मिला। महाराज को आई साहेब को मिलने की आस लगी। अफजल खान वध के पहले राजे उनसे और युवराज शंभू राजे से मिले थे। इस बीच कई सारी घटनाएं हुई। अब शिवाजी राजे का मन उनसे पहले राजगढ़ आई साहेब के पास पहुंच चुका था। थके हुए सैनिकों को विश्रांति मिले, यह सोच कुछ दिन विशालगढ़ पर रहने के बाद महाराज राजगढ़ निकले। ठीक 1 साल उपरांत महाराज आई साहेब से मिल रहे थे। इस आनंदी क्षण में भी महाराज को चाकण का किला पुकार रहा था। शास्ता खान शिवाजी राजे को अब तक किस झाड़ की पत्ती समझ रहा था। चाकण का किला अब तक उसके सामने मुश्किल बन खड़ा था। उसके छावनी में एक विचार पक रहा था। तोपे और बंदूक तो चाकण के किले को झुका न पाए, तो अब छावनी से एक सुरुंग किले के बुरुज तक खोदकर उस बुरुज के नीचे बारूद भरने की योजना बनाई गई। 350 मराठे 21,000 मोगलों से और उनके महाकाय तोपों से पिछले 50 दिनों से लड़ रहे थे और 14 अगस्त 1660 ईस्वी को आखिर शास्ता खान ने सुरुंग को बत्ती देने का हुक्म दिया। असाधारण आवाज हुआ। पूरब के कोने का बुरुज आसमान से मिल गया। बुरुज पर जो तोपे, पत्थर, मराठे थे वे उड़कर खत्म हुए। बाकी मराठे किले को गया छेद देखकर यह कैसे हुआ सोचकर हैरान हुए। शास्ता खान और राव भाव सिंह ने किले पर जोरों का हमला किया। अब यह स्थिति लड़ने की नहीं, शरण आने की है, यह कोई भी मान लेता, लेकिन मराठे नहीं। वे लड़े, आखिरी दम तक लड़े। पूरा एक दिन उन्होंने शास्ता खान को उस छेद से अंदर आने से रोका, लेकिन 15 अगस्त 1660 ईस्वी को आखिर चाकण का किला मराठों के हाथों में न रहा। शास्ता खान ने भाव सिंह के मार्फत बचे कुचे मराठों को किले से भाग जाने की अनुमति दी। आखिरी दम तक संभाले किले को छोड़ते समय हुई मराठों के भावनाओं की कल्पना ही सिर्फ हम कर सकते हैं। यह खबर औरंगजेब को मिली। वह मामू जान पर खुश हुआ। उसने चाकण का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा। महाराज नेतोजी समय पर मोगलों का मुकाबला नहीं कर सके। चाकण अकेला आखिरी सांस तक लड़ता रहा। वहां पन्हाड़ा अब तक मराठों से झुंझ रहा था। इतनी मदद और चौकन्ना रहने की सलाह के बावजूद शिवाजी भाग निकला। यह खबर सुन आदिल शाह बादशाह आग बबूला हुआ, जिसने कुछ महीने पहले सिद्दी जौहर को सलाबत खान के किताब से नवाजा, वही उसे बेसलाबत खान कहने लगा। जौहर ने ही शिवाजी से रिश्वत ली और उसे जाने दिया, ऐसा आरोप वह उस पर करने लगा और खुद सिद्दी और शिवाजी को नेस्तनाबूद करने पन्हाड़गढ़ की तरफ कूच किया। बादशाह खुद मीरज तक पहुंच चुका है। सभी खबरें महाराज को मिल रही थी। उन्होंने तभी होशियारी से त्र्यंबक पंत को पन्हाड़ा सिद्दी के स्वाधीन करने का हुक्म दिया। पंत खुद जौहर से मिले। अब सिद्दी जौहर महाराज से वैर भूलकर दोस्ती चाह रहा था। पंत ने पन्हाड़ा उसके हवाले कर वे अपने मावड़ों के साथ राजगढ़ पर महाराज को मुजरा करने दाखिल हुए। बादशाह को अभी भी सिद्दी फितुर हुआ ऐसे ही लग रहा था। उसने मिरज से सरदार शाह अबुल हसन को जौहर के पास रवाना किया और राजद्रोह छोड़ आदिल शाह के कृपा का उम्मीदवार होने की सलाह देता गया। बादशाह का खत पढ़ अपने ईमानदारी मेहनत की कदर दरबार को नहीं यह जानकर बादशाह की कृपा ठुकरा कर सिद्दी कर्नाटक की ओर निकल पड़ा। वह खुले में आदिल शाह के खिलाफ बागी बन मुदगल, रायचूर, कर्नूल प्रांत में वापस आया। आदिल शाह ने चालाक शिवाजी का पीछा छोड़ जौहर को मिटाने वह उसका पीछा करते वापस मुड़ा।
किसी की साथ न मिलने के कारण सिद्धि को शरण आना पड़ा। आखिर बादशाह ने उसे उसके शराब में जहर मिलाकर मार डाला। एक निष्ठावान सेनापति का इस तरह से दुर्दैवी अंत हुआ। यहां अफजल खान से मिलके स्वराज्य को फितूर हुआ देशमुख खंडोची खोपड़े वध के पश्चात डर डर के जी रहा था। उसे अपने जमाई हैबत राव से कान्होजी जेधे मार्फत महाराज से अभय मांगने की याचना की। कान्होजी दुविधा में पड़े, फिर भी उन्होंने महाराज से विनती की। महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने खंडोजी खोपड़े को पाचारण कर कर उसका बाया हाथ और दाया पैर काट दिया और कान्होजी से कहा, ऐसे फितूरों को हम अभय देंगे तो राज्य कैसे चलाएंगे? गलत संदेश बाहर जा सकता है। अगर राज्य संभालना है तो ऐसे नमक हरामों को जालिम शासन होना चाहिए। कान्होजी को यह बात पल्ले पड़ी। वहां आई साहेब अपने शिवबा से मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने दरबार में अज्ञानदास शाहिर को पाचारण किया। उसने भरे दरबार के सामने पोवाड़ा पेश किया, महाराज की कीर्ति कथन करने वाला पोवाड़ा। महाराज और सभी दरबारी खुश हुए। महाराज ने सभी वीरों का स्वागत सत्कार किया, उन्हें इनाम दिया। जो मराठे मारे गए उनके घर दान भेजे गए। विधवा मां बहनों को दरसाल मदद की रकम घोषित की। कान्होजी नाइक जेधे महाराज के अनुमति से रोहिड़ खोरे के आंबवड़े में वापस आए। तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अपने पुत्रों की चिंता लगी। उन सावत्र भाइयों में अनबन थी। उनमें सर्जेराव सबसे ज्येष्ठ था। कान्होजी ने अपने धन दौलत का खुद के सामने ही विभाजन किया। महाराज से उन्हें संभालने की विनती की और 1660 के उत्तरार्ध में उन्होंने देह रख दिया। यहां शास्ता खान फिर पुणे आया। उसने आदिल शाही का महाप्रचंड परिंडा किला हस्तगत किया। जिसे हमने शिवाजी को मिटाने बुलाया वही हमें निगलने लगा। यह समझ आदिल शाह बादशाह डर गया। चाकण के बाद परिंडा जीत की खबर औरंगजेब को मिली। वह बेहद खुश हुआ। अमीर उल उमरा शाइस्ते खान उसके मामा जान पर उसका भरोसा और बढ़ा। मावड़ के जाफर खान को अपने फौज के साथ शास्ता खान से मिलने की उसने आज्ञा दी। एक साल बारिश का मौसम शास्ता खान ने चाकण पे गवाया। दूसरा खत्म होने की वह राह देख रहा था। उसे कोकण और मावड़ प्रदेश कब्जे में लेना था। महाराज भी बारिश समाप्त होने की राह देख रहे थे। पुणे में बैठा शास्ता खान और बाकी गद्दार महाराज के सामने थे। उनको सबक सिखाना अब उनका मकसद था। बारिश खत्म हुई। लाल महल में खल शुरू हुआ। शास्ता खान ने प्रथम कोकण प्रांत कब्जे में लाकर शिवाजी का आरमार खत्म करना सही समझा और उसकी जिम्मेदारी दी गई प्रख्यात उज़्बेक सरदार कारतलब खान पर। यह काफी शूर था, पर पहली बार वह पर्वत प्रदेश में प्रवेश करने वाला था। उसके साथ अमर सिंह चौहान राय बाघन उर्फ सावित्री बाई भी साथ हुई। वह वरहाड़ प्रांत में माहुर के उद्धवराव देशमुख की पत्नी थी। उसने पति और बेटे के मृत्यु उपरांत वरहाड़ प्रांत का संरक्षण किया। कारतलब खान कोकण की तरफ आगे बढ़ रहा था। पहली बार सब मोगल हाशिम पहाड़ों में आ रहे थे। उन्हें यह रास्ता कठिन था। राय बाघन को यह लक्षण ठीक न लगे। यहां महाराज को खबरें मिल रही थी। उन्होंने नेतोजी को इशारा किया। फिर नेतोजी, तान्हाजी और महाराज खुद राजगढ़ से निकले। कारतलब खान लोहगढ़ के पश्चिम में स्थित उम्बरखिंड से तुंगारण्य में घुसने से पहले सभी मराठे उन पर ताक लगाए बैठे थे। उन्होंने कारतलब खान को बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे तुंगारण्य में धर दबोचने की योजना महाराज ने नेतोजी को बताई थी। खान की फौज प्यासी थी, फिर भी वे चलते रहे। राय बाघन अब तक चुप थी और अचानक जंगल के मध्य भाग तक मोगल आते ही मराठों ने यलगार किया। थकी भागी फौज कुछ कर न पाई।
अफजल खान वध के दौरान हुए कत्लेआम की यह पुनरावृत्ति थी। महाराज खुद अब पीछे उंबरखिंड के रास्ते पर आकर खड़े हुए। हम घिर चुके हैं, यह बात खान को पता चली, फिर भी वह पीछे हटने तैयार न था। फिर राय बाघन तेज शब्दों में कारतलब खान से बोली, खान साहेब, आपने बड़ी गलती की। बादशाही फौज शेर के जबड़े में लाके छोड़ी। बादशाह हजरत आलमगीर ने आज तक की मेहनत डुबा दी। आप तुरंत शिवाजी के शरण आइए और इस मृत्यु तांडव से सबको बचाइए। राय बाघन की बात को मानते खान ने अपना वकील महाराज के पास शरणागति का संदेश लेकर भेजा। वकील झाड़ियों से रास्ता ढूंढते महाराज तक पहुंचा। उसने वह तेजस्वी, अति सुंदर, मर्दानी मूरत देखी। मराठा भालेदार को उसने महाराज से भेंट देने की विनती की और उनसे मिलकर बिन शर्त शरणागति पेश की। काफी याचना की। महाराज साहेब शाहजी राजे के कारतलब खान से मैत्री का वास्ता दिया, गया वया की। उस बेचारे वकील की हालत देखकर महाराज ने अभय दिया, लेकिन अर्थात खंडनी देने के पश्चात महाराज ने लड़ाई रोकने का आदेश दिया। कारतलब खान ने बड़ी खंडनी महाराज को सुपुर्द की और अपने सरदारों के साथ तुंगारण्य छोड़कर पुणे का रास्ता पकड़ा। नेतोजी ने इस वक्त पराक्रम की पराकाष्ठा की। उंबरखिंड का युद्ध महाराज जीते, लेकिन उन्हें हमेशा की तरह इस बार भी सह्याद्री ने सबसे बड़ी मदद की।